फिर भी चीज़ों को हम यहाँ पे ब्रीफ कर देते हैं ताकि आपको कुछ चीज़ अगर मिस हो रही हो तो वो आपको समझ में आ जाए। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पास इंस्ट्रक्शंस है वो आपको यहाँ पे बोल्ड में दे रखा है, बाकी सारी चीज़ें भी ऐसे है नॉर्मली। यहाँ पे पहला जो दूसरा पॉइंट मिला करके आपको यही बताना चाह रहा है कि आपकी एलिजिबिलिटी अभी प्रॉपर चेक नहीं की गई है। आपने जो फॉर्म फिल किया हुआ है उसके बेसिस पे आपको सिर्फ एडमिट कार्ड अलॉट किए गए हैं। इस बात से कहीं पे भी इस बात की श्योरिटी नहीं होती कि आप एलिजिबल हैं। आप क्वालिफाई होंगे देन आपके चीज़ों को लेकर के आगे फर्दर प्रोसेस किया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपना एडमिट कार्ड को प्रॉपर तरीके से प्रिंट आउट करा लें, और प्रिंट आउट कराने के साथ साथ में उनके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है। और उस अंडरलाइन में स्टेटमेंट जो दिए गए हैं कुछ इस तरीके से हैं। आपके पास दो पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होनी चाहिए, और आपने जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट या आई कार्ड लगाया हुआ था फॉर्म के टाइम पे वो आई कार्ड आपके पास ओरिजिनल फॉर्म होना चाहिए। अगर आपने आधार कार्ड लगा रखा है तो आपको आधार ले जाना है, अगर आपने डीएल लगा रखा है तो डीएल लगाना है, पासपोर्ट लगा रखा है तो पासपोर्ट ले जाना है। जो भी कुछ आपने आई कार्ड के रूप में फॉर्म फिल करने के टाइम पे भरा हुआ है उस कार्ड का ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए, साथ साथ में 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपके पास होना चाहिए। तो 3 चीज़ आपको ले जाना है। नंबर पहला आपका एडमिट कार्ड मीन्स जो आपको अभी मिला हुआ है इसका प्रिंट आउट निकालेंगे आप। 2 आपके पास पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए, और तीसरा आपके पास एक वो आईडी कार्ड होना चाहिए जो कि ओरिजिनल फॉर्म में होनी चाहिए। अगर आप में से किसी के भी पास अगर इन 3 ऑब्जेक्ट में से कोई एक ऑब्जेक्ट अगर मिसिंग होगा तो फिर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। वहाँ पे कोई रिक्वेस्ट काम नहीं करेगी, फालतू आप परेशान होंगे। सो काइंडली चेक, और जो भी आप ले देखिए जिस चीज़ में आप लेके जाना चाहते हैं अननेसेसरी की चीज़ें आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है बोल्ड में लिख करके कि द कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू कैरी ओनली पेन पेंसिल इनसाइड द टेस्ट सेंटर। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पास में कोई एक ट्रांसपेरेंट वाला पेन लेके जाना है या पेंसिल लेकर के जाना है। द कैंडिडेट शुड नॉट ब्रिंग एनी अदर आर्टिकल्स सच एज बुक्स, नोट्स, लूज डिवाइसेस एक्सेट्रा इन द एग्जामिनेशन सेंटर। There is no arrangement for a safe keeping of these items at the center, and hence the candidates are strongly advised to not to bring these items to the examination center. आपको वहाँ पे सेंटर पे कोई ऐसे सामान को रखने वाला वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हाँ वो प्राइवेट कॉलेज है तो आपको बाहर में रखने के लिए मिल जाएगा। मोस्टली वो सेंटर होते हैं कंप्यूटर वाले, पता नहीं वहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा भी या नहीं लेगा। तो आप अपने साथ में अननेसेसरी की जो चीज़ें हैं ना लेके जाएँ। अगर आपका सेंटर जो है नियर बाई में है तो आप अपने फ़ोन को भी घर पे ही छोड़ कर के जाइए। बाकी आप कुछ लेकर के मत जाइए, कुछ पहन कर के मत जाइए। आप लोगों के जैसे गर्ल्स के पास बहुत सारा चीज़ होता है हाथ में, कान में, ये सब में पहनने वाला, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से घर पे रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अपना एक आप, गर्मी का दिन है तो ट्रांसपेरेंट का बॉटल ले लीजिए, और एक आप पेन या पेंसिल ले लीजिए, और एडमिट कार्ड होना चाहिए, एक आपके पास आई कार्ड होना चाहिए, और आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। ये 3 चीज़ लेकर के आपको अच्छे तरीके से जाना है। किसी भी कंडीशंस में अगर आप कुछ क्या नहीं सकते, इलेक्ट्रॉनिक वाली नहीं होगी। अगर आपके सिंपल ये डायलॉग वाली अगर वॉच है तो आप लगा सकते हैं। अगर ये जैसे अभी आजकल जो स्मार्ट वॉच फैले हुए हैं ब्लूटूथ वाले, ये वाले आप नहीं ले जा पाएंगे, इसको आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और वैसे वहाँ पे जो आपका मतलब सेंटर होगा ना, वहाँ पे स्क्रीन पे आपकी घड़ी चलती रहती है ऊपर से ही, और इसके साथ साथ में हर घंटे पे बेल बजाते हैं वो लोग। तो वॉच ले जाने का कोई ऐसा ऐसे बहुत बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि सीबीटी में स्क्रीन पे ही आपके टाइम चलता रहता है, वो नज़र उसी बार-बार जाती रहती है। और दूसरा वो जो हॉल रहेगा जहाँ पे आप स एग्ज़ाम देंगे, उस हॉल में भी वॉच लगी रहती है। हर घंटे वो लोग नोटिस करते रहते हैं कि आपका 1 घंटा हो चुका है, डेढ़ घंटा हो चुका है, पौने 2 घंटा हो चुका है, ऐसे ही बताते रहते हैं। तो वॉच अगर आप नहीं ले जाएँगे तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और सजेशंस यही है इस पूरे इंस्ट्रक्शंस में कि आप अननेसेसरी चीज़ों को कैरी ना करें, क्योंकि आपका दिमाग उसमें बँटा रहता है। पता लगा आपके अब आज के टाइम पे सबके पास 15 से 20 हज़ार रुपये का फ़ोन होता है। मालूम पड़ा कि आप फ़ोन लेके गए और सेंटर पे कोई सुविधा रखने वाली नहीं है। आपका पूरा का पूरा टाइम अपने वॉलेट पे, अपने फ़ोन पे ही पड़ा रखा है कि हाँ यार वहाँ पता नहीं सेफ़ है कि नहीं है, तो आप सही तरीके से कंसंट्रेट नहीं हो पाएँगे। सो मच बेटर होगा कि आपको अगर सपोज़ कि दूर जाना है और आपको पैसा चाहिए होगा किराया भाड़ा के लिए, तो आप पॉकेट में पैसा रख कर के ले जाइए, पर्स मत लेके मत जाइए। फ़ोन की अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो तो फ़ोन को आप रख लीजिए आराम से घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्ज़ाम देकर के आइए तो अपना फ़ोन ऑन करिएगा। तो जो चीज़ें आपको नहीं ले जानी वाली हैं वो यही है, और वहाँ पे साफ-साफ लिख रखा है कि वहाँ पे कोई इन सामान को रखने के लिए अरेंजमेंट नहीं है। तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे चीज़ों को रखना है। तो उससे आप जितना कम लेके जाएँगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं आपके रिस्पॉन्स शीट को लेकर के कि क्या-क्या आप नहीं कर सकते हैं। नो कैंडिडेट शैल कॉपी रिस्पॉन्सेज़ फ्रॉम एनी अदर कैंडिडेट।
nor permit his own responses to be copied, nor give or not attempt to give or not obtain, nor attempt to obtain irregular or unfair assistance, report to unfair practices for any descriptions। ना तो आपको दूसरे की स्क्रीन पे देखने की परमिशन है, ना तो आपको दूसरे की स्क्रीन का कॉपी करने की परमिशन है, ना आप खुद की स्क्रीन को कॉपी कर सकते हैं, ना ही आप कॉपी करने की कोशिश कर सकते हैं, ना ही आप किसी को कॉपी करने का सलाह दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन सेंटर अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द एग्जाम। आपका पेपर अगर 2 घंटे के बजाय अगर 1 घंटे में ही आप करके फ्री हो जाते हैं, उसके बावजूद भी आपको अपनी सीट पे पेशेंसफुली साइलेंसली 2 घंटे तक बैठे रहना है, किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं करना है। आपको वहाँ से जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। आपका इंटेलेक्चुअल यही होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम्स हॉल में गए हैं तो आप वहाँ पे फर्दर किसी से कोई कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बिकॉज़ कम्युनिकेशंस के टाइम पे आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, माइंड आपका डाइवर्ट होता है। सो ऑलवेज़ कीप इन माइंड कि आप एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं, वहाँ पे फ्रेंडशिप करने के लिए नहीं गए हैं। 2 घंटे में कोई आपका दोस्त नहीं बनेगा, और दोस्त बन भी जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। सो आप एग्ज़ाम में जाइए, जितना कम हो सके उतना कम बोलिए, बोलिए ही मत किसी से। आपको सारी जो चीज़ें आपको जाननी है वो आपके एडमिट कार्ड पे लिख रखा है। नॉर्मली आप एंट्री कीजिए, सारा सामान आप लेकर के जाइए, साइलेंसली एकदम आराम से बैठे रहिए अपनी सीट पे। अपनी एनर्जी को सेव कीजिए और अपने माइंड को थोड़ा-सा उस एग्ज़ाम के हॉल में स्टेबल होने दीजिए। जब तक आपका पेपर आएगा तब तक आप अपने आप को एकदम नॉर्मल कर चुके होंगे, वहाँ पे अननेसेसरी किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम के बाद आप निकलिए, खूब बात करिए, देयर इज़ नो इफ़ेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। द कैंडिडेट्स आफ्टर फिनिशिंग देयर एग्जामिनेशन शैल कंटिन्यू टू बी सीटेड ऑन देयर सीट एंड द पेशेंसली वेट अंटिल द आस्क्ड टू द लीव। आपका अगर पेपर खत्म भी हो जाता है और ओके, कोई जुड़ना चाह रहा है। पेपर अगर आपका ख़त्म भी हो जाता है, उसके बावजूद भी आपको अपनी सीट पे बैठे रहना है, किसी से कोई बात नहीं करना है जब तक कि एग्ज़ाम का पूरा टाइम ओवर नहीं हो जाता है। बाकी ये जो चीज़ें हैं, ये सब फालतू चीज़ें हैं, इनको आपको मतलब नहीं है करने का, और ना ही आप लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं। सो बाकी नेक्स्ट आपको यही है, ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ था वो यहाँ पे आपको दे रखा है। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपको क्या-क्या चीज़ लेके जानी है और क्या-क्या चीज़ आपको नहीं लेके जानी है, उसके लिए कोई अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं होगा। बाकी सारी चीज़ें वही है। आपका मतलब टोटल जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 150 नंबर का होगा, मतलब 150 क्वेश्चंस मार्क होंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। सारे क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो कंपलसरी होंगे, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, और नेगेटिव मार्किंग आपकी इतनी होगी। आपको क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स की ज़रूरत है, इस बात को आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। 150 नंबर का पेपर है, 75 मार्क्स आपको चाहिए है, इस चीज़ को अच्छे से समझिए और उसके अकॉर्डिंग ही पेपर में अपनी चीज़ों को करना है। नेगेटिव मार्किंग है, उससे बचें। जिस क्वेश्चंस में आपको कॉन्फिडेंस ना हो, गलत करके आने से बेटर है कि आप उसे ना करें। मैंने कल भी आपको बताया था कि आपको पेपर किस तरीके से करना है और कहाँ पे आपका समय देना है। कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में डाले जाते हैं जो कि स्पीड ब्रेकर होते हैं। आपकी स्पीड थोड़ी ठीक-ठाक चल रही होती है, तो आप में आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएँगे जहाँ पे आप उलझ सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि आप ऐसे ऑनलाइन पेपर का एक बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाता है, यहाँ पे दे भी रखा है आपको लिख कर के कि आप क्या कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। सारे कलर आपको दे रखा है कि ग्रीन में, ऑरेंज में, ब्लू में, रेड में क्या दिखेगा। आप किसी भी टाइम पे, किसी भी सेक्शंस के किसी भी क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। सिर्फ़ बगल में जो आपको ऐसे आइकन दिखेगा यहाँ पे, ये सारे क्वेश्चंस का डायलॉग बॉक्स आपको दिखता रहेगा, नंबरिंग किया रहेगा 1, 2, 3, 4, 5। किसी भी क्वेश्चन पे आपको जाना है, जस्ट सिर्फ आप कर्सर आपको ले जाकर क्लिक करना है, वो क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, 2 लैंग्वेज में दिया रहेगा। अगर आपको कोई चीज़ का ट्रांसलेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप अगर उसको इंग्लिश में सही तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, तो यहीं पे आपके इस डिस्प्ले के ऐसे राइट कॉर्नर पे यहाँ पर आपको दिया रहता है, इस साइड में ही लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन। बस आपको उसका जो स्लाइडर होता है उसको मूव कर देना होता है। अगर आप मूव कर देंगे तो अगर आपका इंग्लिश में है तो हिंदी में हो जाएगा, हिंदी में है तो इंग्लिश में हो जाएगा। तो पेपर आपके दोनों लैंग्वेज में है, कंफर्ट फील करें। जहाँ कहीं पे भी आपको इंग्लिश में कन्वर्ट प्रॉब्लम हो रही है कि आप ये क्या बोल रहा है, क्या इसका मतलब है, तो आप उसको हिंदी में भी कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश के जो टर्म्स दिए रहते हैं, जो वर्ड दिया रहता है, उनको वो सही तरीके से समझ में नहीं आता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन आपका गलत, मतलब आप सही से बना नहीं पाते हैं। तो उसके लिए आपके पास ये सुविधा है कि आप यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ टाइमर लगा रहता है, टाइमर चलता रहता है, उसके जस्ट बगल में ही लैंग्वेज का ऑप्शन रहता है। तो आप उसको लैंग्वेज को चेंज करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं है। किसी भी टाइम पे किसी भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे आप जा सकते हैं। स्टार्टिंग के जो पेपर होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो थोड़े से स्पीड ब्रेकर डाले जाते हैं। मतलब ये दिमाग में बना के रखा जाता है कि बच्चे के मोरल वैल्यू को पहले ही डाउन किया जाए ताकि वो एग्ज़ाम में परेशान हो, फंसा हुआ रहे।
तो अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो आप स्टार्टिंग में ज़रूरी नहीं है कि सीरियल नंबर से शुरू करें, मतलब नंबर क्वेश्चन नंबर 1 से करें। और वैसे भी जो आपका सिलेबस दे रखा है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चंस डिज़ाइन किए जाते हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस का अरेंजमेंट रहता है। अगर सपोज़ जैसे अगर आपने अपने यूनिट को देख रखा है, तो जैसे अभी अगर एग्रीकल्चर बायोटेक की बात करें तो उसमें पूरा आपका क्या है, माइक्रो मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का है। अगर माइक्रोबायोलॉजी वाला बात करें तो वहाँ पे पूरा आपका स्कोप एंड डिस्कवरी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। तो ऐसे ही सीरियल वाइज से आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस डिज़ाइन किए रहते हैं। जिस किसी भी यूनिट पे अगर आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। सजेशंस मेरा ये है कि पेपर जो डिज़ाइनर होते हैं, उनके दिमाग में ये बात रहता है कि स्टार्टिंग से 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो उस पूरे पेपर के टफ क्वेश्चंस माने जाते हैं, शुरुआत के। बेटर होगा कि आप अपने पेपर की शुरुआत मिड से या लास्ट वाले क्वेश्चन से करें। सपोज जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 150 ऐसे आपको सर्कल दिखाई देंगे क्वेश्चन नंबर के हिसाब से। ये डायलॉग बॉक्स आपको राइट में दिखता रहेगा। आप चाहें तो कहीं भी 75 पे, 95 पे, 85 पे, 150 पे कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तुरंत वो नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ऐसे दिखाई देना शुरू कर जाएगा। और आप जब कभी भी चाहें स्विच कर सकते हैं, नंबर 1 पे जा सकते हैं, नंबर 2 पे जा सकते हैं। जो क्वेश्चंस आप कर लेंगे वो पूरा आपको ग्रीन हो जाएगा, क्लियर दिखता रहेगा कि हाँ आपने ये कर लिया है। जो नहीं किए रहेंगे उसका अलग कलर दिखाई देगा। तो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आप एकदम सीरियस वाइज से ही आप चल करके क्वेश्चंस को देखेंगे 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं है। आप कहीं से भी जा करके देख सकते हैं, कहीं से भी क्लिक करके क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकते हैं। बेटर होगा कि आप बीच से या लास्ट के कुछ क्वेश्चन से क्वेश्चन पेपर को शुरुआत करें। आप पाएंगे कि वहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा ईजियर होता है। शुरू के क्वेश्चंस टफ बना के रखे जाते हैं ताकि बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है पहले ही थोड़ा सा डाउन किया जाए और थोड़ी सा वो परेशान हो। बीच बीच में भी कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो कि स्पीड ब्रेकर होते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करने के लिए, आपको उलझाने के लिए क्वेश्चन बना करके रखे ही जाते हैं ताकि आप उसमें उलझिए, टाइम आपको लॉस हो। स्मार्टली आपको करना क्या है, इस टाइम पे आपके पास 150 क्वेश्चंस का ऑप्शन है। कितना? 150 का। सपोज कि आप करो सॉरी सपोज कि अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आपने कोई क्वेश्चंस देखा है जो कि एक बार पढ़ा, आपने 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपके जो ऑप्शन है बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहे हैं कि हाँ, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, या सी और बी हो सकता है, इस तरीके से लग रहा है। आप उस क्वेश्चन को मार्क कीजिए और यहाँ से निकल जाइए। उस पर क्वेश्चन को टाइम मत दीजिए, बिकॉज 30 क्वेश्चन का प्रेशर ऑलरेडी आपके पेपर में दे रखा है। 120 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चन को देखना है, तभी आप उसमें से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो किसी भी क्वेश्चंस पे अगर आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ने के बाद अगर क्लियरिटी नहीं हो रही है, तो आपको वहाँ से मूव ऑन कर जाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव जाना है। आपको उस पे टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जिस किसी क्वेश्चंस पे आप स्टक हो जाते हैं, वही क्वेश्चन जब आप बाकी सारे क्वेश्चन को करके रिटर्न आते हैं, तो क्वेश्चन बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाता है आपका। एग्ज़ाम के टाइम पे जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर की वजह से आपकी इंटेलेक्चुअल थोड़ी-सी स्लो हो जाती है। आप किसी चीज़ को सिर्फ़ एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करते हैं और उसी पे आप स्टक रहते हैं। लेकिन जब आप उस क्वेश्चंस को छोड़ के मूव कर जाते हैं, कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके वापस जब आते हैं, आपका ब्रेन थोड़ा-सा और स्टेबल हो चुका होता है और आप उसको अच्छे से समझ चुके होते हैं। वैसे ही आप जब क्वेश्चंस को देखते हैं, तो फिर आपको लगता है कि यार इस पे ये नहीं, ये वाला ट्रिक काम करेगा, लग जाएगा और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो ओवरऑल कहना मैं क्या चाह रहा हूँ कि जिस किसी क्वेश्चंस पे आपको ये लगे कि 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद भी आपका वो क्लियरिटी नहीं हो रहा है, सो डोंट वेट। वहाँ पे आपको इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से मूव करिए। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कल भी बताया था, आज भी रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद अगर 150 के क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चंस 95 या 100 या 110 या 102 इस तरीके से नंबर अगर आपको आते हैं, तो आपको फर्दर दोबारा अब क्वेश्चंस और ज़्यादा अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इस 95 से लेकर के 100 वाले क्वेश्चंस पे पूरी कॉन्फिडेंस है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चंस आप वही सॉल्व करते हैं जो कि एकदम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल होते हैं, मतलब जिस पे आपको लगता है कि हाँ हमारा सही है। तो अगर आपने पहली बार जब क्वेश्चंस करके पूरा फ्री होते हैं, डिस्प्ले पर यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर पे दिखाता है कि आपने अभी तक 150 में से 100 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन अटेंड कर पाए हैं, तो आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है और आपको सारे उन क्वेश्चंस को फिर से रिवाइंड करना है कि क्या वो मैंने सही आंसर लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। अगर आपका एकदम कॉन्फिडेंशियल है, तो आप उस पर रिस्क मत लीजिए। आपको सिर्फ 75 ही क्वेश्चन चाहिए और आपने 100 क्वेश्चन किया हुआ है, 30 क्वेश्चन का मार्जिन काफ़ी होता है। अगर आपको आता है तो दी बेस्ट, आप 125 130 भी करिए, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं आता है, गलत वाले क्वेश्चन हैं और आप उसमें तुक्का लगाना चाहते हैं, तो ये काम आप 110 के बाद मत करिएगा।
दूसरा केस आपका यहाँ पे बनता है कि सपोज़ अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट करने के बाद ही आपके क्वेश्चंस आपके 65, 70 या आपके 50, 60 इस तरीके से क्वेश्चंस अगर आपके आते हैं, तो बेसिकली आप इस तरीके से क्या है नॉट क्वालीफाई हैं। अब आपको ज़रूरत है कि आप अपने क्वेश्चंस के नंबर को और बढ़ाइए, और बढ़ाइए कहाँ तक 120, 125, 130 तक। क्योंकि आप अपने आप से देखेंगे तो यहाँ पे आप वैसे भी क्या है सेफ जोन में नहीं है, मतलब नॉट क्वालीफाई हैं। अब आपको अपना थोड़ा-सा इंटेलेक्चुअल लगा करके जिसमें आपको डाउट भी है, उसको गेस करके आप सही तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि 3 क्वेश्चन्स अगर आपके कंसेक्यूटिव गलत हो जाते हैं, तब जाकर के आपका क्या होगा 1 नंबर कटेगा, राइट? और अगर इन 3 क्वेश्चन्स में से अगर 1 क्वेश्चन्स भी अगर आपका सही हो गया, तो फिर आप हमेशा पॉजिटिव में ही बने रहेंगे। तो ये इसका फ़ायदा है थोड़ा-सा। तो अगर आपको रिस्क लेना है, तो थोड़ा-सा सोच समझ के लीजिएगा, और मतलब जिन पे थोड़ा-सा डाउट हो कि मतलब हाँ, पढ़ा हुआ तो है लेकिन ये ऑप्शंस है और ये ऑप्शंस में हमको डाउट है, उन वाले क्वेश्चंस पे आप कर सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको कि आपको फ़ॉलो करना रहेगा एग्ज़ाम के टाइम पे। पढ़ाई आपकी अच्छी हुई है नो डाउट, लेकिन अगर आपका वो चीज़ एग्ज़ाम टाइम पे परफ़ॉर्मेंस नहीं दे पाता है, तो वो सारी स्टडी आपकी वेस्ट मानी जाती है। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए सिर्फ़ स्टडी करना ही ज़रूरी नहीं है। आपने जो स्टडी किया हुआ है और आपका जो इंटेलेक्चुअल है, एग्ज़ाम के टाइम पे कैसा काम करता है, ये काफ़ी हद तक डिसाइड करता है। कल आपका 2 घंटा आपके अब तक की मेहनत का एक तरीके का कह सकते हैं कि स्क्रीनिंग है। आप अपने आप को जैसे भी तैयार किए हैं, चाहे वो टेस्ट दे करके, प्रैक्टिस करके, क्लासेस को अटेंड करके, सेल्फ स्टडी करके, व्हाटएवर जो तरीका था आपका अपने आप को प्रिपेयर करने का, उन सारे तरीके का कल आपको 2 घंटे में दिखाना है कि हाँ हमने ये चीज़ सीखा है। और उसको दिखाने के लिए आप अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल रखेंगे, शांत रखेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेपर नॉर्मल ही लेवल का आएगा, ऐसा कुछ बहुत टफ वाला पेपर नहीं आएगा। तो एग्ज़ाम हॉल में आप पहले ही पहुंच जाइए, सेंटर पे आपको दे रखा है वैसे भी कि 15 मिनट के बाद आपकी एंट्री नहीं होगी, तो ये रिस्क आप मत लेके चलिए। वहाँ जा कर के आप रेस्ट कीजिए चलेगा, लेकिन आप घर से लेट से मत निकलिए। आपको अगर रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे दे रखा है, तो आप 7 बजे पहुँचने का टारगेट रखिए कि हमें सेंटर पे 7 बजे पहुँच जाना है। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे जो सवारी बस मतलब व्हीकल्स होते हैं उनकी भी असुविधा हो जाती है, ट्रैफिक लग जाता है, कई सारे ऐसे कॉजेज़ हो जाते हैं जो कि आपको वहाँ पे पहुँचने में बाधा बन सकती है। तो उन सारी चीज़ों नहीं, कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा, सारा क्वेश्चन सिर्फ सब्जेक्टिव होंगे। सारे जो सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो सिर्फ आपके जो सिलेबस दे रखा है 5 यूनिट का वहाँ से आएगा, और एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का 12 जो यूनिट है वहाँ से आएगा। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी वालों के लिए थोड़ा फ़ायदा ये है कि उनके पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं और उनके पास यूनिट ज़्यादा हैं तो पढ़ने के लिए। तो जितना आपका यूनिट तैयार है, उन यूनिट के क्वेश्चंस को आप सर्च करिएगा। जैसे अभी आप लोगों ने टेक्निक्स पूरा पढ़ रखा है, और इसके बाद आरडीटी पूरा पढ़ रखा है, पूरा बायोकेमिस्ट्री आपने पढ़ रखा है, और कल जो नोट दिया था उससे भी कुछ काम हुआ होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी उसमें से पड़ी हुई हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को आप सर्च करेंगे और खोज करके अपने प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करेंगे। टारगेट सबका वही है कि आप सभी लोगों को अपने अपने हिसाब से एकदम प्रॉपर कंसंट्रेट माइंड से करके 75 मार्क्स से ज़्यादा का स्कोर बना करके आना है। हमेशा ध्यान रखिएगा 30 क्वेश्चंस का मार्जिन आप लेके चलेंगे। कितना? 30 क्वेश्चंस का। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, जब कटना शुरू होता है तो ये बहुत तेज़ी से पीछे भागता है। तो अगर आपको टोटल 75 क्वेश्चंस की 75 नंबर का ज़रूरत है, तो 75 क्वेश्चंस का अगर आपको करना है तो आप हमेशा उसको 110, 115, 105 करके आएँगे। 30 से 35 क्वेश्चंस का मार्जिन लेके चलेंगे, तब जाकर के आपका काम बनेगा। स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देगा, मैं ही अगर क्यों ना दूँ, अगर मैं भी दूँगा, तो एग्ज़ाम के टाइम पे 150 क्वेश्चंस अगर मैं अटेंड करूँगा तो 20, 15, 18, 22, 25 क्वेश्चंस गलत होना ये नेचुरल है। सबके साथ में होता है वो। एग्ज़ाम का ऐसा प्रेशर होता है कि आते हुए क्वेश्चंस भी आपके गलत हो जाते हैं। तो आप अपने आप को इस बात को समझिए कि अगर आप 100 क्वेश्चंस करके आते हैं तो उन 100 क्वेश्चंस में से 12-15 क्वेश्चंस गलत होना स्वाभाविक है, और उन्हीं 12-15 क्वेश्चंस का मार्जिन लेकर के आपको चलना है। ओके? तो अभी आज की जो नाइट है, इस नाइट में आप कोई स्टडी अब नहीं करेंगे, क्योंकि ये अगर आप पढ़ाई करते हैं यहाँ पे तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, कोई भी चीज़ आपके दिमाग में बैठेगी नहीं। अब आपको नॉर्मली क्या करना है, अभी क्लास खत्म हो जाने के बाद जो भी आपके पास नोट्स है, जो भी कुछ है, आप उसको साइड कर दीजिए और खुद को थोड़ा-सा अकेला रखिए, मतलब कि बुक के साथ मत रखिए। माइंड में सारी जो चीज़ें हैं ना, उनको सबको इम्प्रिंट होने दीजिए, मतलब आराम-आराम से सेटल डाउन होने दीजिए न्यूरॉन्स में।
सारे जब चीज़ें मटेरियल आपके न्यूरॉन से फिट हो जाएँगे ना, तब वो कल निकलना शुरू होंगे। और अगर उसको लास्ट मोमेंट तक चीज़ें नई-नई चीज़ें अगर आप देते रहेंगे ना, तो उसकी इम्प्रिंटिंग ब्रेन पे हो नहीं पाएगी। और जब ब्रेन पे होगा नहीं, सब ऐसे उड़ता रहेगा हवाओं की तरह ऐसे, लाइक दैट, ये इस तरीके से उड़ता रहेगा। और जब उड़ता रहेगा ना, तो पता लगा ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला आएगा, सब इंटरमिक्स हो जाएगा। आरएफएलपी का आरएफईडी में लगा के चले आएँगे, आरएफईडी का एसएसआर में लगा के चले आएँगे, साधारण का नाधारण में लगा के चले आएँगे, सब यही हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। आपने जो पढ़ा है वो काफ़ी है, बस उसको पूरी तरीके से स्टेबल हो जाने दीजिए और अच्छे से नींद लीजिए। कल टाइम से अपना निकलिए और एग्ज़ाम सेंटर पे पहले पहुँच कर के खुद को रिलैक्स कीजिए और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दीजिए। घबराने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा एग्ज़ाम है और अच्छा ही एग्ज़ाम होगा। अगर किसी को अभी कुछ यहाँ पे पूछना है, कुछ कहना है तो बोल सकता है। ओके, सो एडमिट कार्ड को लेकर के जो भी इंस्ट्रक्शन थे वो मैंने आपको बता दिए। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। होपफुली कि अब आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो आज के लिए इतना ही। अभी आप लोग अब सब लोग जाइए और अच्छे से कल के लिए जो भी सामान आपको रखना है, अगर आपको दूर जाना है तो उसके लिए सामान सब अरेंज कर लीजिए कल, ताकि आप अर्ली मॉर्निंग उठ करके फ्रेश होकर के नहा धो करके रेडी होकर के निकल जाइए। सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी बेस्ट विशेस कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आप एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस अच्छा दे कर के आएँ। उम्मीद करूँगा कि हाँ, उम्मीद करूँगा कि कल जब हम लोग शाम को रीयूनाइट हों, यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हों, तो आप सब लोग अच्छे एक्सप्रेशन से रिस्पॉन्स दें और काफ़ी सारे क्वेश्चंस को शेयर करेंगे ताकि हम लोग उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हाँ, बताइए पूजा क्या बोल रही थी? हुँ। उनको उनको ना आपके एड्रेस से मतलब नहीं है, जो आपने आईडी प्रूफ लगा रखा है वो आईडी प्रूफ आप लेके जाइए, देयर इज़ नो इश्यू। आपने अच्छा कोई बात नहीं, जो आईडी आपने पूजा फॉर्म के टाइम पे लगाया हुआ है ना, वो आईडी की डिटेल आप जो आईडी उनको दिखाएँगे एग्ज़ाम सेंटर पे, वो आईडी की डिटेल मैच करनी चाहिए, बस इतना सा उनका कहना है। आपके एड्रेस से करस्पॉन्डिंग परमानेंट एड्रेस से उनको मतलब नहीं है। वो एड्रेस तब काम आएगा जब आपको सर्टिफ़िकेट भेजना होगा, क्योंकि आईसीआर सर्टिफ़िकेट आपको ऐसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू पैक करा कर के पूरा भेजता है अच्छे तरीके से। और अभी तो बड़ी अच्छी सुविधा हो गई है, अभी आप उस पे भी डाउनलोड कर पाते हैं। जी हाँ, डिजी लॉकर पे आ जाता है। अब तो सारे रिज़ल्ट डिजी लॉकर पे आते हैं, ऐसा दिक्कत नहीं है। अभी तो हाई स्कूल, इंटर के भी रिज़ल्ट आ जाते हैं डिजी लॉकर पे। आप पासपोर्ट बनवाइए, वहाँ पर आ जाता है। हाँ, ये हर साल होता है। हर साल सिर्फ़ साल में 1 बार होता है और यही टाइम है इसका, मार्च से अप्रैल के बीच में। आईसीएमआर का जुलाई के आस-पास में, जून-जुलाई। हाँ, डीबीटी का मई में है, सीएसआईआर का जून में है, आईसीआर का आप देने जा रही हैं और आईसीएमआर का जुलाई के आस-पास में होगा। बायोलॉजिकल साइंस के लिए 5 फंडिंग एजेंसी हैं। सोचिए कि बाकी जो सब्जेक्ट वाले हैं बेचारे सिर्फ़ एक ही एग्ज़ाम कराते हैं, एक ही एग्ज़ाम देते हैं। चलिए ठीक है फिर, और भी कुछ पूछना है किसी को? हाँ, बिल्कुल अच्छा होगा, घबराइए नहीं, बस अपने आप पे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस रखिए, नॉर्मल रहिए। एग्ज़ाम में पेपर को देकर घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम दे कर के आइए। और हाँ, बिल्कुल वो तो है ही। वो एकदम एग्ज़ैक्ट सही बात है कि आपने जो चीज़ आप सुने रहते हैं किसी भी टॉपिक के टाइम पे, समझाने के टाइम पे, वो कॉन्सेप्ट लगा कर के भी आप बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। चलिए देखते हैं, मेरे कहने से नहीं है, जब आप ये आकर के खुद से बोलेंगे कि हाँ सर पेपर का लेवल ठीक था और हम अच्छे से कर पाए, दैट इज़ वो दिखेगा मेरी मेहनत कि हाँ आप लोगों में क्या चेंजेस मैं ला पाया। और बाकी देखते हैं कल के लिए फिर। ठीक है फिर। ओके।